प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के कितने अच्छे हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, इसीलिए हमको अच्छे लगते हो। तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपको यह श्रृंखला समझ में आ रही होगी। तो इसके पहले मैं पढ़ाया था संधि के बारे में, स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि और समास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब पढ़ाया जा चुका है। अब आइए हम लोग सीधे चलते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इसके पहले वाली श्रृंखला में मैं यह पढ़ा चुका हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात, अब विसर्ग, इसी को हम विसर्ग कहेंगे, इसको अब विसर्ग कहेंगे। ठीक है, ये जो बिंदु है, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन ही आता है। तो विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होगा अर्थात जो परिवर्तन होगा उसे ही हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो आइए नियमों को हम ध्यान देते हैं कि नियम क्या कहता है। इसकी बात न करके हम सीधे चलते हैं नियम पर, क्योंकि नियम के अनुसार ही परिवर्तन होता है, विकार होता है। विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। जब विसर्ग से पहले अ स्वयं हो, ये विसर्ग है, इसके पहले अ की मात्रा लगी हुई है, अ पर अ की मात्रा है, तो विसर्ग के पहले अ की बात कर रहा है। उसके बाद में अ को छोड़कर, इसके बाद यहाँ पर दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ नहीं होना चाहिए। अ को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग समाप्त हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? अतः धन एव, अतएव होगा। जो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, अतएव होगा, अतएव नहीं होगा। अधः अधन गति, विसर्ग के पहले अ की मात्रा है, ध में अ की मात्रा है, और विसर्ग के बाद अ नहीं आया, अ को छोड़कर कोई भी आएगा तो क्या हो जाएगा? विसर्ग समाप्त हो जाता है। तो विसर्ग समाप्त भी हो जाएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे गलती किया है, यहाँ पर ओ की मात्रा आई कैसे? ठीक है, तो ये इसके लिए ये जो नियम है ये यहाँ काम नहीं करेगा। इसके लिए दूसरा काम दूसरा हो सकता है। या ऐसा भी होता है कि अधोगति, ओ की मात्रा लग जाती है, उसके लिए अलग से नियम है। लेकिन जो ओ की मात्रा है उसको छोड़कर बाकी आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन लगभग सब में अतः धन एव को छोड़कर सब में ओ की मात्रा लगी हुई है। ठीक, तो अगर ऐसा हो तो उसके लिए तो यह नियम है अतः धन एव, लेकिन ओ के लिए अलग से नियम। आइए आगे चर्चा करते हैं। यदि विसर्ग से पहले अ तथा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग से पहले अ और आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी मात्रा हो, तो विसर्ग के पश्चात यानी इसके बाद किसी भी वर्ग का, प वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में से किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए, चौथा वर्ण आए, पांचवा वर्ण आए, या ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या य र ल व ह में से कोई व्यंजन आए, या आ आए, तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, विसर्ग के पहले अ आ की मात्रा नहीं है, उसके बाद इनमें से कोई आ जाए, य र ल व ह या आ आए, तो विसर्ग की जगह पर आधा र हो जाएगा, और आधा र सामने वाले के ऊपर चला जाता है, निर्भुल। ठीक है, ये दो नियम पर ये काम नहीं करेगा, जो गलत है, बाकी सब। यदि विसर्ग से पहले ई या छोटी ई या छोटा ऊ हो, विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा लगी या छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद क ख ग प फ में से कोई एक आ जाए, ठीक है, क फ ये सब हलंत रहेगा, जो हलंत नहीं लगाया है
एनसीईआरटी की पुस्तक है, लेकिन इसमें भी मिस प्रिंटिंग हो ही जाती है। तो विसर्ग के स्थान पर आधा मूर्धन्य स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आधा रहेंगे, अलंत रहेंगे, तो ये भी आधा ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह निष्काम आधा स। जब विसर्ग से पहले अ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद क्या है, क ख प फ, ये सब में हलंत रहेगा, वैसे कोई एक आ जाए तो विसर्ग अपने स्थान पर अपने मूल रूप में ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देख रहे हैं, अतः धन पतन में से कोई एक आ गया। ठीक, अब आइए समास को पढ़ते हैं। जब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में दो वर्ण मिलते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। जबकि समास में दोनों शब्द मिलकर के समास का निर्माण करते हैं। दोनों जैसे हैं वैसे आकर मिल जाते हैं और किसी तीसरे शब्द को बना देते हैं, और जो शब्द तीसरा बनकर तैयार होता है उसी को समास कहते हैं, उसी को समासिक शब्द कहते हैं। जैसे सेना और पति दोनों मिल गए तो बन गया सेनापति, और इसका विग्रह कर देंगे तो हो जाएगा सेना का पति। लंबा, लंबा और उदर, ठीक है, दो शब्द मिल गए तो बन गया लंबोदर, जिसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा लंबा है उदर, उदर माने पेट, जिसका पेट लंबा है उसी को कहेंगे लंबोदर। उसी तरह राजा का कुंवर, राजा का कुंवर, राज और कुंवर, राजा और कुंवर दो मिल गए, एक नया शब्द बना। अतः शब्दों के समूह को संक्षिप्त या संकुचित करने की क्रिया को समास कहते हैं। जो बड़ा होता है उसी को हम छोटा कर देते हैं, तो उसी को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से अर्थात आपस में जो मिलते हैं और शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास द्वारा बने नए पद को, जो नया पद बनकर तैयार होता है जो दो शब्दों से, उसको हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। ठीक है, जैसे सोने का कमरा, ये जो शयन कक्ष है, शयन धन कक्ष, यह समासिक पद है, यह समस्त पद कहलाएगा। और सोने का कमरा है, इसका विग्रह है, इसलिए ये समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, उसी को ये नीचे समझाया है। समासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, यानी कि उसको अलग अलग कर दिया जाए। जैसे शयन कक्ष को हमने अलग अलग कर दिया, इसका अर्थ निकाल दिया, विस्तार किया, सरल किया। सोने का कमरा ये समास विग्रह है, लेकिन शयन कक्ष क्या है? समासिक पद है, समस्त पद है। समास के भेद। समास मुख्यतः दो पदों के मेल से बनता है, अर्थात दो शब्द मिलते हैं, जिस पर अधिक बल पड़ता है उसे प्रधान कहते हैं, जिस पर कम बल पड़ता है उसे गौड़ पद कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो इसके 6 भेद होते हैं। अव्ययी समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। सबसे पहले जानते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी, अव्यय जिसका जैसा नाम होता है उसका वैसा ही काम होता है। अव्यय का मतलब होता है अविकारी, अर्थात जिसमें परिवर्तन न किया जा सके। तो अव्ययी समास उसी पद में होता है जिस पद में कारक, लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन न हो, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है, और पहला पद अव्यय, जैसे प्रति, तीन में पहला पद पूर्व पद कहलाएगा, जिसे प्रति कहेंगे। यह अव्यय है। अव्यय का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ जाए, कारक में कोई कारक आ जाए, एक वचन बहुवचन आ जाए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यह पहला पद अव्यय होने के कारण दूसरे पद को अर्थात पूरे पद को अव्यय बना देता है, इसीलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति अव्यय है और दिन को भी अव्यय, अर्थात पूरे शब्द को अव्यय बना दिया। यानी इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसी तरह सभी हैं। पहला पद अव्यय है। तत्पुरुष समास, इसके अंतर्गत प्रथम पद
गौड़ और अंतिम पद प्रधान होता है तथा पूर्व के पद में, पूर्व माने पहला पद, पद में कारक का लोप होता है। यानी तत्पुरुष समास को समझना है तो पूरे जो 8 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करक कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, इन कारक की विभक्ति को जानना जरूरी है। तो इन्हीं कारक के नाम पर उनके विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास का वर्गीकरण किया गया है। तो पूर्व पद में कारक का लोप करके दोनों पदों को मिला दिया जाता है। जैसे देख रहे हैं, विद्यालय, विद्या और आलय 2 शब्द मिले हुए हैं। अब इसमें विग्रह करेंगे तो विद्या का, तो विद्या के साथ एक कारक जो विभक्ति है, ठीक है, इस कारक का लोप कर दिया जाता है। एक का को गायब कर दिया, लोप माने गायब, तो क्या हो जाएगा, विद्या और आलय दोनों मिल गया। अब देखिए, इसमें पहला पद गौड़, अंतिम पद प्रधान है। आलय माने घर होता है, विद्या का आलय अर्थात विद्याधन आलय, तो आलय माने घर हो गया। अगर घर नहीं रहेगा तो विद्या कहाँ दी जाएगी, इसलिए आलय प्रधान है और विद्या आलय घर की तुलना में गौड़ है। उसी तरह राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये पुत्र राजा प्रधान नहीं है, पुत्र प्रधान है, क्योंकि पुत्र ही तो उत्तराधिकारी बनेगा। और ये जो पुत्र है, इसकी ये विशेषता बताई जा रही है कि ये सामान्य पुत्र नहीं है, साधारण पुत्र नहीं है, ये राजा का पुत्र है, इसलिए पुत्र प्रधान है। राइट। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आइए नाम के अनुसार देखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। तो जिस समास्त पद में को विभक्ति छिपी हो और विग्रह करने पर को विभक्ति आ जाए तो समझ जाना वो कर्म तत्पुरुष समास है। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला को आ गया तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। और पहला पद गौड़ है, गगन गौड़ है, लेकिन चुमने वाला ये क्या है, प्रधान है। उसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो गया गया यानी जाना, इसका क्या है, प्रधानता है। तो ये को से हम पकड़ेंगे, ठीक है। करण तत्पुरुष समास की विभक्ति जो चिन्ह होते हैं से होता है, द्वारा या के द्वारा कह सकते हैं। तो जिस समास में इस करण की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है, लोप का मतलब जब समस्त पद बनाएंगे तो ये गायब हो जाएगा, और जब विग्रह करेंगे तो आ जाएगा। तो विग्रह करने पर अगर यह विभक्ति चिन्ह आता है तो करण तत्पुरुष समास होगा। स्वलिखित, स्व माने अपने, अपने द्वारा लिखित। राइट। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसकी विभक्ति होता है के लिए। अब तो जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के का लोप होता है और विग्रह करने पर आ जाए, देवालय, देवों के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राइट। आपादान तत्पुरुष समास, आपादान कारक का चिन्ह से होता है जिसका अर्थ अलग होने से होता है। अब तो जिस समास में आपादान कारक की विभक्ति से गायब हो जाए और विग्रह करने पर आ जाए तो उसमें आपादान तत्पुरुष समास होगा। धनहीन, ठीक है, से गायब है, लेकिन विग्रह करेंगे तो धन से हीन, यानी धन से अलग हो गया है तभी तो धनहीन है, तभी तो गरीब है। कर्महीन, कर्म से हीन, कर्म से जो अलग हो गया हो, ठीक है, तो अलग का भाव है। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध कारक का चिन्ह का के की होता है। जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का के की का लोप होता है, गायब होता है और विग्रह करने पर आ जाता है। देशभक्त, देश के भक्त, है ना, ये बता रहा है, संबंध बता रहा है कि ये भक्त देश का भक्त है। गुरु सेवा, गुरु की सेवा, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक का चिन्ह में तथा पर होता है। अधिकरण माने अधिकार करना, बाटल में पानी है तो बाटल में पानी ने अधिकार कर लिया है। मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक ने अधिकार कर लिया है। अब तो जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है और विग्रह करने पर आ जाते हैं उसी में अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। हाथी सवार, हाथी पर सवार, हाथी में नहीं है, पर माने उसके ऊपर, में का मतलब नीचे, इन,
ठीक है, घुड़सवार घोड़े पर सवार। रणवीर, रण पर वीर नहीं, रण में वीर, यानी जो रण क्षेत्र है उसमें वीरता वो दिखा रहा है। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, प्रेम पर नहीं, प्रेम में यानी उसके अंदर वो मग्न है ना। शरणागत, शरण में आने वाला, शरण पर नहीं शरण में, मतलब हमारे घर में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कर्मधारय समास, इस समास के दोनों पद प्रायः उपमेय एवं उपमान होते हैं। उपमेय उपमान को समझिए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे। उपमेय को हम विशेषण कहेंगे और उपमान को हम विशेष्य कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। सबसे सरल परिभाषा है, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहेंगे और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहेंगे। तो जिस समास का पूर्व पद विशेषण, विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जिसकी बताता है उसी को हम विशेष कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये क्रम उल्टा भी होता है। ठीक है, अर्थात तो विशेषण बाद में भी आ सकता है, विशेष पहले भी आ सकता है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अब पीला जो है यह विशेषण है और किसकी विशेषता बता रहा है, अंबर की, तो अंबर विशेष्य हो जाएगा। राइट। अब देखिए उपमेय उपमान कौन है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी, ठीक है, तो किसकी तुलना की जा रही, अंबर की, तो अंबर उपमेय हो जाएगा। जिससे तुलना की जाए, किससे की जा रही, पीला से, तो पीला उपमान हो जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों ही पद समान रूप से प्रधान होते हैं, अर्थात जैसे एक साथ मम्मी पापा दोनों एक साथ आपको कोई काम कहते हैं कि तुम बाजार जाओ, पापा ने कहा कि नहीं तुम जो है आप पढ़ो, एक ही समय में, तो आप दोनों काम एक साथ तो करेंगे नहीं, तो आप द्वंद्व में आ जाते हैं और दोनों की बात को करना जरूरी होता है। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व माने असमंजस की स्थिति, किंतु दोनों पद को जोड़ने वाला शब्द जो संयोजक होता है, जो जोड़ने का काम करता है, वो गायब हो जाता है। रामकृष्ण इसमें और गायब हो गया है, और विग्रह करने पर और आ जाता है। ठीक है, सीताराम, सीता और राम। ठीक है, या इसमें योजक चिन्ह भी लगा होता है। ठीक है, ऐसे। द्विगु समास, द्विव, द्विव माने दो, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, और संख्यावाचक होने के साथ साथ एक समूह का बोध भी कराता है, ग्रुप का बोध। अष्टकोण, आठ कोण, एक ग्रुप का बोध करा। अठन्नी, आठ यानों का समूह। पंचामृत, पांच अमृतों का समूह। पंजाब, पन धन आब, पन माने होता है पांच, आब माने होता है नदी, यानी पंजाब, पंजाब पांच नदियों का समूह है। पंजाब में पांच नदियां मिलती हैं, इसीलिए पंजाब द्विगु समास है। ये बहुब्रीहि भी हो सकता है, एक विशेष की तरफ इशारा है, लेकिन ऑप्शन अगर बहुब्रीहि रहेगा तो बहुब्रीहि लगाएंगे, बहुब्रीहि द्विगु दोनों रहेगा तो द्विगु नहीं लगाएंगे। राइट। बहुब्रीहि समास, जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद का मतलब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए इसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हम और आप दो दोस्त हैं और दोनों मिलकर प्रधानी के चुनाव में हम लोग किसी तीसरे को वोट देकर प्रधान बनाना चाहते हैं, ना हम लड़ेंगे ना आप लड़ेंगे। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है। दशानन, दस धन आनंद, दस और आनंद, आनंद माने होता है मुख, यानी दस मुख दोनों मिलकर रावण की तरफ इशारा कर दिए। दस मुख वाला अर्थात रावण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है, अर्थात विष्णु, यानी तीसरे की तरफ इशारा है। समास का महत्व, समास बनाने हेतु उपसर्गों तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। कब, जब समस्त पद बनाएंगे, समासिक पद बनाएंगे, जब विग्रह करेंगे तो वो चिन्ह आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पदों के स्थान पर छोटे पद बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मोदी जी जब भाषण देते हैं तो ये समासिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई विद्वान विद्वानों की सभा में बात करता है तो समासिक शब्दों का इस्तेमाल करता है, कम समय में अपनी बातों को प्रकट कर देता है। ठीक है,
सार संक्षेप में हमने ये जाना, संधि का शाब्दिक अर्थ बताते हुए उसे परिभाषित कीजिए। इसके पहले संधि में पढ़ाया था। संधि के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। समास से आप क्या समझते हैं, परिभाषा लिखना है। समास के कितने प्रकार होते हैं ये लिखना है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर बताइए। तो अंतर आपको बताना है कि ये बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे की तरफ इशारा होता है और कर्मधारय समास में एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। दशानन बहुब्रीहि समास है, शशि शेखर बहुब्रीहि समास है, पीताम्बर बहुब्रीहि भी है और कर्मधारय भी है, लक्ष्मी नारायण बहुब्रीहि समास है, रात दिन द्वंद्व समास है, रणवीर अधिकरण तत्पुरुष समास, गुरु सेवा संबंध तत्पुरुष समास, मातृभक्ति संबंध तत्पुरुष समास, विद्यालय संप्रदान तत्पुरुष समास, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास। सूरदास जन्म से अंधे थे, तुलसीदास द्वारा हवन के लिए सामग्री एकत्रित कर दो, मैं जीवन पर्यंत समाज सेवा करूंगा। संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। देवालय देवधन आलय दीर्घ स्वर संधि, पुस्तक धन आलय दीर्घ स्वर संधि, जगत धन नाथ व्यंजन संधि, महोपकार महाधन उपकार गुण स्वर संधि, वार्षिकोत्सव वार्षिक धन उत्सव गुण स्वर संधि, स्वच्छ सुधन अच यड़ संधि, अत्यधिक अति धन अधिक यड़ संधि, तथैव तथा धन एव वृद्धि स्वर संधि, वनौषधि वन धन औषधि वृद्धि स्वर संधि, पवित्र पोधन इत्र अयादि संधि, सच्चरित सत धन चरित व्यंजन संधि, नमस्ते नमः दंते विसर्ग संधि। तो इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला आपको कैसी लगी आप हमें बताएंगे। और इस हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय